तो ट्यूटर 360 में आपका स्वागत है। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर चला है, लेक्चर 4 है, तो बाकी 3 लेक्चर जरूर देखिएगा, मैं नीचे लिंक सेंड करूंगा। एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या है कि ग्रुप 15 के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ जैसे कुछ एलिमेंट्स आते थे, है ना। तो हमने देखा था कि जो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है इन सभी से थोड़ी सी अलग है। ऐसा क्यों है हमें ये देखना है। रीजन इसके पीछे 4 हैं। पहला रीजन है इसके पीछे स्मॉल साइज। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का साइज बहुत स्मॉल होता है, इनके कंपैरिजन में नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर साइज स्मॉल है तो इन सभी में इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फैक्टर। तीसरा जो एलिमेंट मैं रखने वाला हूं, तीसरा फैक्टर, वो होगा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि इन सभी के पास डी ऑर्बिटल है लेकिन इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। चौथा जो पॉइंट है वो होगा नाइट्रोजन बहुत छोटा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन लिया नहीं जा सकता, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होने वाली है। अगर एक इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसलिए मैं यहां पे लिखने वाला हूं हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जितने भी छोटी छोटी टर्म्स है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर किसी ने ये नहीं देखी है या नहीं समझ में आ रही है तो एक बार जरूर शॉर्ट्स देखें, वहां पर मैंने इनके बेसिक्स डाले हैं, क्योंकि अभी क्लास +2 की केमिस्ट्री चल रही है, ये सब क्लास +1 की केमिस्ट्री में आता है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको बेस पता होगा तो ये सब चीजें अच्छी समझ में आ रही होंगी। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन का साइज बहुत स्मॉल है। इन सब रीजंस की वजह से हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसकी प्रॉपर्टी बहुत अलग अलग होती है। हम एक एक करके कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी अलग होती है और वो क्यों होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं तो वो होगी पी पाई बॉन्डिंग। पी पाई बॉन्डिंग अगर मैं यहां पर लिख दूं, पहली प्रॉपर्टी वो क्या है, पी पाई बॉन्डिंग। अब नाइट्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 7 है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा 1s2 2s2 2p3। मतलब लास्ट में इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। डी तो बहुत दूर है, इसकी 2 ही इलेक्ट्रॉन है। लास्ट शेल में पी है तो पी ही मेजर बॉन्डिंग कर रही होगी, और वो भी पी पाई बॉन्डिंग करती है बिकॉज एक्सियल नहीं होते इसके, है ना, पैरेलल होते हैं इसके जो लोब्स होते हैं, इसलिए वो क्या करने वाली है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगी, जिसे हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, इसलिए पी पाई बॉन्डिंग होगी। सपोज करो ये P1 है, ये P1 है, ये P1 है, एक्स वाई और जेड, यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, और एक और ये भी नाइट्रोजन का है, ये भी नाइट्रोजन का है, इन तीनों में ही एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2p3 जिसे हम बोल रहे हैं। तो एक बॉन्ड तो ये बन जाएगा सिग्मा। ये 2 बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, pz और py, बिकॉज ये जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग है। साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसी होती है, इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है ना। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो हमारे पास सिर्फ नाइट्रोजन के पास ही है p ऑर्बिटल उसकी वैलेंस शेल में, लेकिन आप ध्यान से देखो इनकी कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में जो 3s2 और 4d0, ये और 3s2 और 4s और 3d जो ऑर्बिटल है वो खाली होती है, एम्प्टी ऑर्बिटल होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पास होती है, इसलिए वहां पर वो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसलिए हमारे पास फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ बॉन्डिंग नहीं करते हैं पी पाई। एक और रीजन इसका बोल सकते हैं, जो पी ऑर्बिटल है वो बहुत लार्ज है। अब डी ऑर्बिटल भी है, वहां पी ऑर्बिटल भी है, इसका मतलब जो हमारे पास ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड है। अगर डिफ्यूज्ड है तो गुड ओवरलैपिंग नहीं कर सकती, गुड ओवरलैपिंग नहीं करेगी तो पी पाई बॉन्डिंग नहीं बनाएगी, पी पाई बॉन्डिंग वो नहीं बनाएगी। लेकिन इसके पास तो है ही यही, तो ये क्या बनाने वाला है, पी पाई बॉन्डिंग। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, ये वही 3 बॉन्ड है। एक बॉन्ड ये, 2 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड बीच वाला और ये 2 पाई बॉन्ड। अगर ये N2 के पास एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है और जब रूम टेम्परेचर में हम चले जाते हैं तो ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, भिड़ते हैं। भिड़ने की वजह से क्या होता है, अब पहले तो 2 नाइट्रोजन है, 3 बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, इनके बीच में जो वंडरवॉल फोर्स होगी वो बहुत ज्यादा वीक होगी, वंडरवॉल फोर्स बहुत ज्यादा वीक है।
अगर वंडरवॉल फोर्स बहुत ज्यादा वीक है, इसका मतलब जब ये कोलाइड होंगे दोनों के दोनों मॉलिक्यूल, तो ये आपस में टूट जाएंगे। इसीलिए हमारी जो नाइट्रोजन है वो गैस होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, कोलाइड करने पर ये क्या करने वाले हैं, ब्रेक होने वाले हैं। इसलिए एट रूम टेम्परेचर नाइट्रोजन इज, एट रूम टेम्परेचर नाइट्रोजन इज गैस। और इसलिए ये सारी की सारी क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इनके ऊपर जो हमारे बॉन्ड्स बनेंगे वो सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। इनकी जो ये कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड वाली, ये अगले उसमें डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रोजन पी बाई बॉन्डिंग बनाता है, ये नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो पी ऑर्बिटल होती है इन चारों की, वो बहुत ज्यादा डिफ्यूज होती है, लार्ज होती है, अच्छी ओवरलैपिंग नहीं कर पाती, इसलिए ये पी बाई बॉन्डिंग नहीं बनाते। सिंपल सा रीजन है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है वो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी का, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसमें अभी हम सॉलिड्स की बात भी करेंगे कि ये सॉलिड क्यों है। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज। कैटिनेशन का जो मतलब होता है वो होता है सेल्फ लिंकेज, कैटिनेशन या फिर सेल्फ लिंकेज भी बोल सकते हो। अब नाइट्रोजन बहुत छोटा है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही, या तो ये अपने साथ जुड़ जाएगा एन ट्रिपल बॉन्ड एन बना देगा, या फिर ये कहीं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 ही नाइट्रोजन अपने साथ जोड़ सकता है ना। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड दैट इज N3H। अब हाइड्रोजोइक एसिड क्या करेगा, H, ये N जो है 3 इस लीनियर स्ट्रक्चर में जो है जुड़े हुए होंगे, ये हाइड्रोजोइक एसिड है। सिर्फ नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी करते हैं, है ना। कैटिनेशन का सेल्फ लिंकेज, अब ये भी आप जानते हो कि कार्बन सबसे ज्यादा सेल्फ लिंकेज करता है ना। कार्बन की जो सेल्फ लिंकेज है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, वो सबसे ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये स्टेबल है, ये अपने आप को दोबारा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर रहेगा। लेकिन अगर मैं इन नाइट्रोजन की बात करूं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा वीक है। अब जुड़ने से पहले ये टूट जाएगा, जुड़ने से पहले टूटेगा, फिर जुड़ेगा, फिर टूटेगा, फिर जुड़ेगा, इसीलिए ये गैस था। ये सॉलिड है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए कार्बन मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करता है, मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा, नाइट्रोजन सिर्फ या तो 2 के साथ जुड़ेगा, मतलब अपने ही एक मॉलिक्यूल के साथ वो जुड़ सकता है, या फिर कुछ इस टाइप में जुड़ सकता है। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन इनकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, डाउन द ग्रुप जाते हुए कम होती चली जाती है। फॉस्फोरस P4 में मिलता है, आर्सेनिक, एंटीमनी ये भी AS4, SB4, Bi4 है ना, इन मॉलिक्यूल्स में मिलेंगे। और हर एक कैसे बॉन्ड में मिलने वाले हैं, सिंगल बॉन्ड। इनका वो स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहो तो कुछ इस प्रकार से होगा, किसी में भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, पी की जगह AS रखो, BI रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमेशा कैसे होंगे, ये एक ही बॉन्ड के अंदर होंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऐसी होगी कि ये टूट नहीं सकते, स्टेबल होंगे। अगर ये स्टेबल होंगे तो हमारे पास कैटिनेशन जो है वो थोड़ी ज्यादा बन रही होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन या तो 2 के साथ जुड़ेगा या 3 के साथ, मतलब इसकी मैक्सिमम क्या है, 4 है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब सेल्फ लिंकेज, सेल्फ लिंकेज मतलब ये नाइट्रोजन जो है अपने साथ या तो एक मॉलिक्यूल को जोड़ सकता है या फिर 2 और मॉलिक्यूल को जोड़ सकता है। लेकिन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये जो है टोटल 4 मॉलिक्यूल को अपने साथ बिहोल्ड कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी ज्यादा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, अच्छा ये तो पॉइंट डिस्कस करना भूल ही गए सॉलिड वाला। अगर P डबल बॉन्ड P, ये सिंगल बॉन्ड है, देखो ये सिंगल बॉन्ड है और नाइट्रोजन वाले में ट्रिपल बॉन्ड था। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी। अगर बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा, बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन इनके केस में उल्टा है, ये सिंगल है, इनमें बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। इसलिए हमारे पास इसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, है ना, टूटने के लिए। इसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए टूटने के लिए, इसलिए हमारा ये इनर्ट होता है, इसलिए तो इनर्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनर्ट,
है ना, या फिर अनरिएक्टिव। और ये कैसे होंगे, ये होंगे क्या, वीक। और दूसरी बात इसे क्या बोल सकते हैं हम, थोड़े से रिएक्टिव होंगे। और फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ इसीलिए ही सॉलिड के रूप में जाने जाते हैं, है ना। ये चारों क्या होंगे, एट लास्ट सॉलिड होंगे। चलिए आगे चलते हैं, बिकॉज यार वंडरवॉल फोर्सेस बहुत ज्यादा हो रही हैं इन चारों के बीच में। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, वंडरवॉल फोर्सेस बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा लगने वाला है इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। अगर टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब वंडरवॉल फोर्सेस पर निर्भर करता है। अगर वही ज्यादा लग रही है, हीट ज्यादा देनी पड़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ना, वो ज्यादा है, और इसको हम सॉलिड कैटेगरी में चूज करेंगे। नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन नहीं, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब क्या है कि मैक्सिमम कितने और एटम्स के साथ जुड़ सकता है। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 ही एटम के साथ जुड़ सकता है, और वो भी तब जब वो अपना लोन पेयर भी डिनोट कर दे। मतलब NH3 था, मैंने वहां भी बोला था कि ये यही बनेगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन के साथ भी ये जुड़ जाए तो ये NH4 पॉजिटिव बना सकता है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होगी, 5 या 6 नहीं होगी। बट हमारा फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, है ना, ये 5 के साथ भी और 6 के साथ भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाते, कोवैलेंसी दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा भी था, PCl5 बनाया था, है ना, ASF6 बनाया था, ASX5 बनाया था। और अगर मैं 6 को हम जब प्रॉपर्टीज कर रहे थे तो वहां पर कंक्लूजन में देखा था कि अगर ये एक और क्लोरीन ले ले, एक और फ्लोरीन ले ले, तो ये अपना कोवैलेंसी को एक्सटेंड कर देंगे एक एनायन को अपने साथ में रखते हुए। ये भी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो हमारे पास कोवैलेंसी का भी क्या फैक्टर हुआ कि ये 5 या 6 बना सकता है, नाइट्रोजन सिर्फ 4 बना सकता है। रीजन फिर वही चारों है ना, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन, एंथैल्पी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। रीजन वही रहेंगे, जस्ट उसकी वजह से कॉन्सेप्ट में क्या चेंज हो रहा है वो पढ़ने की कोशिश करें। चौथा है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी तो इजी है, अब आप देख चुके हो कि नाइट्रोजन तो बना था, इनर्ट था, तो ये तो अनरिएक्टिव था, ये तो करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। फॉस्फोरस थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है इस नाइट्रोजन से, फॉस्फोरस थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है ना। फॉस्फोरस रिएक्टिव तो है, लेकिन फिर भी रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती रहती है एज कंपेयर टू एज डाउन द ग्रुप। अगर मैं लिखना चाहूं ऑर्डर इस रिएक्टिविटी का, तो मैं ये पहले लेक्चर में भी हमने लिखवाया था, एक और रीजन जाना था वहां से। अगर दोबारा लिखना चाहे तो कुछ इस प्रकार का लिख सकते हैं हम, है ना। एन को तो सबसे लास्ट में ही लेंगे, PASSBBI और N। रिएक्टिविटी के मामले में ये तो अनरिएक्टिव होता है, इनर्ट गैस होती है नाइट्रोजन। 4 फैक्टर हम कर चुके हैं, 5वां फैक्टर हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ ट्राई एनायन। फॉर्मेशन ऑफ ट्राई एनायन। ट्राई एनायन की जब बात कर रहे हैं, मतलब कि किसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आ सकता है, तो नाइट्रोजन अकेला है जिसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आ सकता है। क्योंकि बहुत छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी वजह से 3 इलेक्ट्रॉन इजीली ले लेगा। लेकिन फास्फोरस का साइज बड़ा होता चला जाता है, एक और शेल ऐड हो जाती है। शेल के ऐड होने से वो अपने न्यूक्लियस से इतनी फोर्स नहीं लगा सकता। अगर न्यूक्लियस से ही इतनी फोर्स नहीं लगा सकता है तो उसकी जो फॉर्मेशन ऑफ ट्राई एनायन है वो थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। और बाकी तो दिखाएंगे ही नहीं, ये फिर भी बना देगा, ASSB और BI दिखाएंगे ही नहीं ट्राई एनायन के बारे में। ये वहां पर भी हमने देखा था जब हम -3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टडी कर रहे थे इनफॉर्मेशन ऑफ ट्राई एनायन की। 5 फैक्टर हम एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन के देख चुके हैं। छठा जो फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। दैट इज नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स में भी हमने जाना था कि NH3 है वो अकेला ही स्टेबल है, NH3 सिर्फ, है ना। ये जो PS3 था, ये जो ASH3 था, ये इतने स्टेबल नहीं थे, स्टेबिलिटी कम हो रही थी। क्यों हो रही थी, क्योंकि ये तो फिर भी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था, मतलब अपने ही कुछ मोलिक्यूल्स के साथ जुड़ रहा था, मेल्टिंग पॉइंट को घटा रहा था, है ना, इसलिए थोड़ा बहुत स्टेबल था। लेकिन बाकी के तो जो जितने भी थे वो स्टेबल थे ही नहीं। इस तरीके से आप इसकी इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्डिंग कर सकते हो। तो ये ऐसे ही फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता जाएगा हर एक चेन में जहां पर भी अमोनिया प्रेजेंट होगा। तो नेचर ऑफ हाइड्राइड्स में भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा अमोनिया है सिर्फ वही बनने के लिए तैयार है, बाकी रिएक्टिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप जा रही है। जब हाइड्राइड्स का जो चैप्टर था, लास्ट लेक्चर जो था, है ना, उसमें ये बात बहुत डिटेल से समझाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं 7th, दैट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स।
अब देखो ऑक्साइड्स तो फिलहाल बोर्ड्स के सिलेबस में तो नहीं है, इसलिए हमने फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स भी नहीं देखा था, बट फिर भी ऑक्साइड अगर आप थोड़ा सा समझना चाहो तो आप ये समझ सकते हो कि हमारा जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड बनाता है। कौन कौन से बनाता है? ऐसे बनाता है NO2, NO2 को N2O4 भी बोलते हैं, N2O, N2O3, N2O5, ये 5 ऑक्साइड बनाता है ना। फॉस्फोरस जो है वो 3 ऑक्साइड बनाता है, P2O3, P2O6, P4O10, P4O6, P2O3। और हमारा जो आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये 2 ही ऑक्साइड बनाते हैं, दैट इज Sb4O10 और AS4O10। ये जो है और Sb4O6 और Sb4O6। जो हमारा बिस्मत है वो एक ही बनाता है, दैट इज Bi4O10। ये जितने भी हमारे पास ऑक्साइड्स थे ये सारे के सारे डाइमरिक हैं, मोनोमरिक हैं। ये मोनोमरिक मतलब एक यूनिट में मिल सकते हैं। ये जो जितने भी है ये डाइमरिक हैं। डाइमरिक मतलब 2 यूनिट में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हम डाइबोरेन पढ़ते हैं B2H6, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं BHHH, मतलब 2 सेम यूनिट अपने आप को सेम बॉन्ड से, है ना, सेम रख रही है, अलग अलग यूनिट्स। 2 यूनिट्स जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना रही है, 2 सेम यूनिट्स, इसलिए इसको हम डाइमर बोल रहे हैं। ऐसे ही ये मोनोमरिक होगा या डाइमरिक होंगे। ये Bi4O10 है, ये भी मोनोमरिक ही होगा, अकेला है मोनोमरिक होगा, क्योंकि इसका साइज भी बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है Bi4 का। अब Bi खुद साइज इसका इतना बड़ा है, 4 खुद ये मॉलिक्यूल है और 10 ओम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जोड़ लिए हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन बहुत ज्यादा है, इसलिए ये मोनोमरिक बना देता है। थोड़ा सा एनोमलस यहां पर ये भी रहता है। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में भी कोई ज्यादा चीज जानने की जरूरत नहीं है। 8th पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, दैट इज नेचर ऑफ हलाइड्स। और हलाइड्स में भी ट्राई हलाइड्स। नेचर ऑफ ट्राई हलाइड्स। ट्राई हलाइड्स की जब हम बात कर रहे थे, है ना, तो हमने देखा था कि एक जो हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आसानी से नहीं जुड़ रहा था 3 हलाइड्स के साथ में। बाकी के जितने भी हलाइड थे वो तो सारे के सारे जितने भी थे, ASF3, SBI3, BIF3, तो ये जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे बनकर एक्सप्लोजिव हो रहे थे। किसी में से क्लोरीन निकल रही थी, किसी में से आयोडीन निकल रही थी। तो हमारे पास NH3, जिसमें से X को मैं F लगा सकता हूं, NF3, यही स्टेबल था सिर्फ। वो भी इसलिए बिकॉज कंपेरेबल बॉन्ड एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल है, इलेक्ट्रॉन्स कहां डिस्ट्रीब्यूट है नहीं पता है, इसलिए थोड़ा बहुत स्टेबल है। अदरवाइज ये जो थे NCl3, NBr3 और NI3, ये तो अमोनिया के साथ ही मिलते थे, है ना, ये सारे के सारे अनस्टेबल थे क्योंकि ये एक्सप्लोजन्स क्रिएट कर रहे थे। एक्सप्लोजन्स क्यों क्रिएट कर रहे थे? क्योंकि यहां से क्लोरीन निकल रही थी, यहां से आयोडीन निकल रही थी और साथ में एसिड से निकल रहे थे HCl, अगर फर्दर मैं इनकी हाइड्रोलिसिस करा दूं। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ फैक्टर्स थे एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन के, कि नाइट्रोजन अपने आप को क्यों अलग करती है बाकी जितने भी एटम्स हैं उनके साथ। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट नहीं है बट मेटेलिक कैरेक्टर को इंक्लूड, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को इंक्लूड कर सकते हो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, क्योंकि आप जानते हो नाइट्रोजन अकेला नॉन मेटल है। यहां पे नॉन मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को लेना, और यही ले सकता है, ये भी ले सकता है, लेकिन थोड़ी नॉन मेटल कम हो जाती है। आर्सेनिक और एंटीमनी आते तक तो ये मेटलोइड्स बन जाते हैं, मेटलोइड्स, या फिर जिन्हें सेमी मेटल बोलते हैं, जिसमें मेटल की भी कैरेक्टरिस्टिक होती है और नॉन मेटल की भी। और ये जो फर्दर है लास्ट में, इसमें तो मेटलिक कैरेक्टर ही आ जाते हैं, इसलिए इसको मेटल बोलते हैं। मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड्स ये कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं हमारे इस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक और बिस्मथ के अंदर। ये नाइट्रोजन जो है हमारे पास इन सभी से इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि वही 4 पॉइंट दोबारा, दैट इज फर्स्ट वाज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकंड लो साइज या स्मॉल साइज, एटॉमिक साइज, स्मॉल लो एटॉमिक साइज, high ionization enthalpy, and fourth one is absence of d orbital. अगर आप डिस्कस करना चाहो तो ये एक और पॉइंट इसमें 10th पॉइंट एक और डिस्कस कर सकते हो, दैट इज डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। देखो मैं इतने पॉइंट्स क्यों करा रहा हूं, क्योंकि
आप साथ साथ जेई या नीट के लिए भी आप पढ़ रहे होंगे, जरूरी नहीं है कि अलग अलग ही पढ़ा जाता है। एक्चुअल में जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक ही होते हैं, और एक ही तरीके से अगर पढ़ाया जाए तो आपके कॉम्पिटिटिव भी वहां से क्लियर होते हैं एग्जाम, आपके बोर्ड्स में भी नंबर आते हैं। जस्ट आपका एक विजन होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये पॉइंट समझने हैं। थ्योरी में कैसा लिखना है वो अलग बात, एमसीक्यूज में अटेंड कैसे करने हैं वो अलग बात। दैट डिपेंड अपॉन द प्रैक्टिस ऑन डिफरेंट एग्जाम, जो हम एक एक महीने पहले कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के। तो आपको अलग नहीं पढ़ना होता कभी भी। ऐसा नहीं होता कि कोई इंस्टीट्यूट में आपको अलग केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, या फिर स्कूल्स में या बुक्स में अलग केमिस्ट्री हो। केमिस्ट्री सेम रहेगी, सब्जेक्ट सेम रहते हैं, भले वो केमिस्ट्री हो या कोई भी हो। तो आप सिर्फ इतना देखो कि आप पॉइंट समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। अब इनमें से क्वेश्चंस तो लाखों बन सकते हैं, कितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ क्वेश्चंस के, वो बन सकते हैं। तो आपको क्वेश्चंस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट के बाद जब एग्जाम है तो उसके 15-20 दिन पहले, एक महीने पहले से अपने एग्जाम्स के क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दो। दैट्स इट। अब 10th है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, लास्ट ही है और ये, ठीक है। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग क्या कहता है? देखो इसके पास तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं नाइट्रोजन के पास। अगर नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो ये तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग करेगा नहीं। अगर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग नहीं करेगा तो वो कुछ इस तरीके का कंपाउंड नहीं बना पाएगा नाइट्रोजन। अगर मैं यहां पे ये लिख दूं, ये नहीं बना पाएगा। लेकिन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ इस टाइप के कंपाउंड बनाने में सक्षम है, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल है, वो भी एम्प्टी है, तो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे इजीली। ये बना सकते हैं, लोन पेयर को भी डिनोट कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बना दूं, ये कंपाउंड जो है वो पॉसिबल है, ये कंपाउंड जो है अच्छा पॉसिबल है, फॉस्फोनिक, एंटी आर्सेनिक, है ना। अगर मैं चाहूं तो ये भी जोड़ सकता हूं, ऑक्सीजन की जगह CH2 जोड़ दूं। ऐसा भी होता है कि ये कुछ मेन ग्रुप एलिमेंट के साथ भी कंपाउंड बना देते हैं, है ना। लाइक मैं कुछ ऐसी चीज लिख दूं, PC2H53 AsC2H53। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि ये जितने ये कंपाउंड है, ये दोनों, है ना, ये एज ए लिगेंड एक्ट कर रहे हैं। लिगेंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में टॉपिक आएगा, तो वो कहां बने यहां से पढ़ो, है ना। यहां से सीखो कि ये यहां पर पी ब्लॉक के अंदर, इसीलिए इनऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं यही तो रिएक्शंस में जाके लगते हैं आगे। तो इन मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री जो है एनोमरस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन के तहत इतनी खत्म होती है। आप अगले टॉपिक में हम डाई नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, N2। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या शेप है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या और प्रॉपर्टीज है इस नाइट्रोजन की, क्या केमिकल रिएक्शन दे सकता है, कहां एक्सप्लोजिव है, कहां एक्सप्लोजिव नहीं है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्या है। तो इस टाइप के डाई नाइट्रोजन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। समझ जो चीज ना आई हो कमेंट में क्वेश्चन पूछो, और शॉर्ट्स में बेसिक जरूर पढ़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।